Welcome to Outlook. Today we have with us Anish Kavande. He is the first gay national spokesperson of India. So he's associated with NCP, that is Nationalist Congress Party, शरद पवार। आज हम जानेंगे कि उनकी जर्नी अब तक की कैसे रही कैंपेनिंग के दौरान महाराष्ट्र इलेक्शन। जैसे आप जब सब जानते हैं कि अभी 20 को वोट देने जा रहे हैं महाराष्ट्र। सो टुडे हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी कैसे रही, उसके बाद महाराष्ट्र के लिए एनसीपी के लिए मोस्टली इश्यूज़ क्या-क्या हैं? So welcome to Outlook, Anish. Thank you very, very much. I'm very happy to be here. So अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी अब तक की कैसी रही? So before entering into politics, and you are the first like open and gay national spokesperson of India. So how has been journey so far in the campaigning देखिए also ये and before ये campaigning also? ये सफ़र तो बड़ा लंबा रहा है। So I started off 10 years ago almost when I was in school और तब मैं बहुत पढ़ता था, बहुत टीवी देखता था और दिलचस्पी थी पॉलिटिक्स के लिए और कुछ काम करना था। So I volunteered with Milind Devra, who was the then South Mumbai Member of Parliament and Union Shipping Minister and IT Minister. और उनके कैंपेन में मैं सहभागी रहा, उनके लिए मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग किया और तभी एक एक्सपीरियंस मिला कि पॉलिटिक्स किया कैसा जाता है और पॉलिटिक्स में कौन-कौन से हिस्से होते हैं, आप पॉलिटिक्स में काम कैसे कर सकते हो। Then I went off to Columbia University for my undergraduate degree. I studied comparative literature और तभी I came out of the closet and I said कि अभी तो मैं आउट हूँ, आई एम आउट एंड गे, तो शायद इंडिया वापस आना नामुमकिन है। सो आई सेड मैं यूएस में ही सेटल हो जाऊँगा, शायद वहाँ पे प्रोफ़ेसर बन जाऊँगा। पर 2018 में मिलिंद जी ने मुझे पूछा कि क्या आप मेरा कैंपेन चलाओगे? साउथ मुंबई में मैं वापस लड़ने वाला हूँ लोकसभा चुनाव। सो आई सेड ऑफ कोर्स और ग्रेजुएशन के 2 दिन बाद आई वाज़ ऑन अ प्लेन ब्लैक बैक टू मुंबई एंड ऑन द कैंपेन ट्रेल। तो 2018 से 19 में I traveled across the state with Ashok Chavan ji, with the Janasangharsh Yatra with the Maharashtra Congress, went across the length and breadth of the state. You know, मैं तो बम्बई में पला पोसा था, तो रूरल महाराष्ट्र के बारे में बहुत जानता नहीं था। ग्रामीण भागों में जो समस्याएँ हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। जो एग्रीकल्चरल इश्यूज़ है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के इश्यूज़ है, उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। तो उस कैंपेन में मैंने बहुत सीखा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने फिर मिलिंद देवरा जी का कैंपेन चलाया साउथ मुंबई में, तभी मैंने सीखा कि एक इंडिविजुअल कैंडिडेट का कैंपेन कैसे चलाया जाता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली हम इलेक्शन बुरी तरह से हार गए थे, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई थी, पर वो संघर्ष तो चालू रहा। विधानसभा चुनाव में थोड़ा यश मिल गया, यहाँ पे एक महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। 24 के चुनाव की तैयारी जब चल रही थी, मैं सुप्रिया सुले से मिला और उन्होंने कहा एनसीपी एसपी से के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। 2 महीने वहाँ काम शुरू रहा, जारी रहा और फिर उन्होंने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी, फॉर व्हिच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी नेशनल स्पोक्सपर्सन फॉर द पार्टी। तो राजनीति में ऐसा सफ़र रहा है, वैसे बाकी चीज़ों में आई स्टिल वर्क एंड राइट ऑन आर्ट एंड लिटरेचर, आई स्टिल एम समवन हू ट्रांसलेट्स पोएट्री फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश। तो हाँ। वैसी चीज़ें चालू रहती है और किताबें पढ़ते रहते हैं, बट-भर करते रहते हैं और अभी राजनीति में उतर कर कैंपेनिंग चालू है। जब आप कैंपेनिंग के दौरान जाते थे, तो आपको कुछ लोगों के लिए मतलब लोगों द्वारा आपको डिस्क्रिमिनेशन या एंगर मतलब एक कम्युनिटी के लिए आपको आपने मतलब एक्सपीरियंस किया या आपने जानने की कोशिश करी और ना ग्राउंड लेवल कि कई बार हम सोचते हैं ना कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें और बेहतर कर सकें हम या हम कैसी हैं ग्राउंड लेवल पे हम समझ सकें। स्पेशली एलजीबीटी की कम्युनिटी के लिए, तो उसके लिए आपने कुछ फेस किया, ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी कोई ग्राउंड पर? नहीं देखो, ये देश है ना, प्यार से भरा हुआ देश है। यहाँ पे लोगों से जितना प्यार मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। और कैंपेनिंग मैं हर जगह गया। मैं कारंजा गया हूँ, जो विदर्भ रीजन में आता है, जो बहुत ग्रामीण इलाका है। मैं मुम्ब्रा-कौसा गया हूँ, जो एक अर्बन सॉर्ट ऑफ विलेज है और वहाँ पे एक इनक्रेडिबली डेंस, नॉट वेरी हाई इनकम पॉपुलेशन है। मैं बाकी जगहों में भी गया हूँ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, इस्लामपुर रहे, सांगली रहे, तासगाँव रहे, सभी जगहों
मुझे एक ही चीज़ ध्यान में आई है कि अगर आप मुद्दों पे बात करें, अगर आप बँटने और कटने की भाषा ना इस्तेमाल करें और जोड़ने और सीखने की भाषा इस्तेमाल करें, तो आपको समर्थन मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा। इट डज़न्ट मैटर व्हाट योर सेक्सुअलिटी इज़। नाउ एक ये भी बात है कि आई एम अ I come with caste and class privilege. I'm also a man, so it's easier for me to navigate these spaces in politics. यहाँ पे आप अगर देखें तो मैं जब कैंपेनिंग के लिए जाता हूँ, किसी को पता नहीं है कि मैं स्ट्रेट हूँ या गे हूँ। So there's a way in which you can not hide your identity, but your identity is not part of the equation. जब आप किसी के सामने जाते हो, you're going as a representative of your political party. You're going with your manifesto, you're going with your agenda, you're going with the ideology that you hold. यही सवाल अगर आप किसी और से पूछे, पर्टिकुलरली आप किसी महिलाओं से पूछे, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग रहता है। क्योंकि आज भी राजनीति में आपको ज़्यादा पुरुष ही दिखेंगे। इट्स मेनली अ बॉयज़ क्लब। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरी एक पार्टी है, जिसकी कार्याध्यक्षा, द वर्किंग प्रेसिडेंट इज़ अ वुमन, सुप्रिया ताई सुले। और उनके वजह से देयर हैज़ बीन अ लॉट मोर अपॉर्च्युनिटीज़ इन द पार्टी फॉर वुमेन and for people who come from other marginalized communities, be it caste marginalized communities, be it gender and sexual minorities, be it any other kind of sort of communities that have not had a place in the mainstream. तो अगर आपका पक्ष आपके साथ हो, अगर आपकी पार्टी आपके साथ हो और अगर आप एक सक्रिय विचारधारा के साथ लोगों के सामने जा रहे हो, तो द ऑपोजिशन इज वेरी लिमिटेड। तो जैसे आपने अपने मैनिफेस्टो की बात करी, एमवीए का जो मैनिफेस्टो है उसमें एलजीबीटीक्यू प्लस के राइट्स लिखे हुए हैं, और तो मैं ये बिल्कुल। समझना चाहूंगी कि जो मैनिफेस्टो है उसको आप कैसे देखते हैं कि वो ग्राउंड पे कितना कारगर साबित होगा? सबसे पहले तो ये, और दूसरा ये कि इससे क्या और जो क्वेर कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं उनके राइट्स स्ट्रेंथन हो पाएंगे, और उन्हें दूसरे जो राइट्स हैं उनके इंडिविजुअल राइट्स है वो स्ट्रेंथन हो पाएंगे, और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ पाएँगे? आपके जो मैनिफेस्टो के आधार पे आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ, मैं मैनिफेस्टो के बारे में बोलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक राजनैतिक दल आपके साथ साइन करता है। अगर आप एक सिटिज़न हो, एक नागरिक हो, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इलेक्शंस के बाद नेताओं के पास ले जा सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया, अब तक ये हुआ क्यों नहीं है? अफ़सोस की ये बात है कि आज तक हमने मैनिफेस्टो सीरियसली लिए नहीं है। पर 2024 के चुनाव के बाद हम एक मैनिफेस्टो मूवमेंट में पहुँच गए हैं, जहाँ लोग राजनैतिक दलों के मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। वहाँ पे कौन से प्रोमिसेस बनाए जा रहे हैं, वो देख रहे हैं और उन प्रोमिसेस के लिए वो नेताओं को अकाउंटेबल भी रख रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उसमें जो प्रोमिसेस है, वो प्रोमिसेस दिखाते हैं कि एक एक राजकीय दल के, एक अलायंस के इश्यूज़ क्या हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनका विज़न क्या है डेवलपमेंट के लिए। तो आज मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो जो है, वो एक लिविंग ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल अलायंस के विज़न को आपके सामने रखता है। और हमारे मैनिफेस्टो में वी प्रॉमिस राइट्स फॉर अ वाइड सेट ऑफ कम्युनिटीज़। You know, we've got cervical cancer vaccines for all women because that's an important issue. हमने एआई इन एग्रीकल्चर के बारे में बात की है, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। किसानों के लिए भी एआई होना चाहिए। जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। हमने कहा है कि हमारे पास एक महाराष्ट्र ओलंपिक्स एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ू हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं, उनको सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, पर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने का चांस मिलना चाहिए। तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए भी ऐसे ही प्रॉमिसेस हमने लाए हैं। हमने कहा है कि एजुकेशन में उन्हें एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क देना चाहिए। हमने कहा है कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेंटर्स बनने चाहिए, क्योंकि आज मेंटल हेल्थ की समस्या एक बड़ी समस्या आ गई है। यंग एलजीबीटीक्यू प्लस किड्स आर डाइंग बाय सुसाइड बिकॉज़ दे आर नॉट रिसीविंग एक्सेस टू केयर, बिकॉज़ दे आर बीइंग बुलीड इन स्कूल्स। हमने ये भी कहा है कि हेल्थ केयर में एक्सेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप गे हो या स्ट्रेट, अगर आप कोई सरकारी अस्पताल जाते हो या प्राइवेट अस्पताल जाते हो, आपके हेल्थ केयर में आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो दीज़ आर द एजेंडाज़ दैट वी वांट टू ब्रिंग टू द पीपल
क्योंकि हमारी एक वैचारिक लड़ाई है। ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है, कोई पर्सनल फाइट नहीं है, पॉलिटिकल फाइट ही सिर्फ नहीं है। हमें एक द्वेष के राजकारण के विरुद्ध एक प्यार की राजनीति लानी है। We want to bring about a politics of care, where the care for every single citizen, regardless of caste, class, creed, religion, region, language, is the most important. You have listed on all the issues which NCP is focusing on. Yeah. So, other than that, what do you think, like on ground, what are the issues you see by yourself, like कि ये issues है महाराष्ट्र में और हमें इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? तो हमारे महाराष्ट्र में है ना एक एमबीबीएस सरकार आ गई है। तो ये है महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सरकार। अनफॉर्चुनेटली ये 3 जो मुद्दे हैं वो ज्वलंत मुद्दे हैं महाराष्ट्र में। टुडे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर द 3 बिगेस्ट इश्यूज इन महाराष्ट्र। आप अगर जाओ तो द वेजेस हैव ओनली इंक्रीज बाय 30% पर इन्फ्लेशन 70% से बढ़ गया है। पर्टिकुलरली कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जस्ट इस महीने 10% से ज्यादा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ गया है। यू आर सीइंग अ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन महाराष्ट्र। आप अगर ग्रामीण भागों में जाओ तो वहां पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और एग्रीकल्चर में नौकरियां ही नहीं है क्योंकि आपके क्रॉप्स के लिए फेयर प्राइस नहीं है, हमी भाव नहीं। ये मुद्दे बहुत बहुत निर्णायक ठहरेंगे महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे को डिटरमिन करने में। अभी आप दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा जो सामने आ गया है वो है लॉ एंड ऑर्डर। तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है कल्चर अभी महाराष्ट्र में आ गया है। आप पुणे पोर्श का केस देखो जहां पे 2 लोगों की हत्या हुई थी। पुलिस स्टेशन में एक एमएलए पहुंच गए थे और वहां पे पुलिस पे दबाव लाया गया था कि जिसने हत्या की उसको सिर्फ एक ऐसे लिखकर बाहर छोड़ा जाए। वो सिर्फ मीडिया ने जब दबाव लाया, जब नेताओं ने उसके खिलाफ बयान दिए, तभी उस पर कठोर कार्रवाई हुई और सजा हुई। आप बदलापुर में देखिए, 2 नन्हे बालकों पर अत्याचार हुए और जिसने वो अत्याचार किए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ने एक गर्भवती प्रेग्नेंट औरत को 12 घंटे पुलिस स्टेशन के बाहर बिठाया क्योंकि उस स्कूल के ट्रस्टीज बीजेपी वाले थे। आज भी जब भी वो इंसान पकड़ा गया, उसका एक एनकाउंटर हुआ गया और एनकाउंटर के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पोस्टर लगाए गए कि बदला पूरा एक गन हाथ में रख के। आपने लॉ एंड ऑर्डर की पूरी बैंड बजा के रख दी है महाराष्ट्र में और यही प्रॉब्लम है। आज महिलाओं के विरुद्ध ही अत्याचार दुगने हो गए हैं 10 सालों में। बालकों के विरुद्ध क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन 3 गुना हो गए हैं। दे ट्रिपल्ड इन नंबर इन द लास्ट 10 इयर्स। तो लॉ एंड ऑर्डर की भी एक समस्या है, वो एक बड़ी समस्या है क्योंकि आज महाराष्ट्र जो एक राज्य था जहां पे आप कह सकते थे कि कोई भी महिला रात को सड़क पे चल सकती है। मुंबई जो शहर कहा जाता था इज द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री फॉर वुमेन, वो आज सेफ नहीं रहा क्योंकि हमारे गृह मंत्रालय की यहाँ पे पूरी अपयशी आपके सामने दिख रही है। तो आज लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बड़ा मुद्दा है। और फाइनल जो एक बड़ा मुद्दा है जो लोगों में एक अस्वस्थता तैयार कर रहा है वो है सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी का। आप अगर आज देखिए डेमोक्रेसी खतरे में हम जब कहते हैं, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आज एक सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है जहां एक आदमी डिसाइड करेगा कि आप क्या पहन सकते हो, आप क्या खा सकते हो, आप किससे प्यार कर सकते हो, ब्रिज बनना चाहिए या अस्पताल बनना चाहिए, वहां पे एक मेट्रो बननी चाहिए या बस बननी चाहिए। ये सभी निर्णय एक इंसान के हाथ में दिए जा रहे हैं। डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है? क्योंकि हमारी स्टेट्स की पावर पे एक कंट्रोल लाया जा रहा है, स्टेट्स की पावर को कम कर दिया जा रहा है। आप दिल्ली का उदाहरण देखिए, जहां पे दिल्ली का मुख्यमंत्री एलजी के सामने अभी कंप्लीटली वीक बन गया है। आप वैसी हालत महाराष्ट्र में देख रहे हैं जहां पे म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन नहीं हुए। पिछले 3 सालों में हमारे राज्य में 25 से ज्यादा म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं जहां पे इलेक्शन नहीं हुए, कॉर्पोरेटर चुन के नहीं आए हैं और सत्ताधारी ब्यूरोक्रेट्स के मायने से पूरे राज्य में एक राज कर रहे हैं, व्हिच इज अनडेमोक्रेटिक एंड इलीगल। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात करते हो
तो आप ये भी देखते हो कि हमारी जो फिस्कल परिस्थिति है, उस पे एक बड़ा हमला हो रहा है। आपके पास कोई फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उसके ऊपर आप जीएसटी देखो या कोई और टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स देखो, आपके स्टेट्स की एबिलिटी रेवेन्यू जनरेट करने की, वो कम होती जा रही है। तो जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, जो एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में ला रही है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदियों से लड़ती आई है। क्योंकि आप याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कहा था कि स्टेट शुड बी एम्पावर्ड। अरुण जेटली वो पहले नेता थे जिन्होंने ऑपोजिशन में रहते हुए कहा था कि स्टेट्स मस्ट बी गिवन मोर पावर्स बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वही भारतीय जनता पार्टी आज इंडिया के फेडरल नेचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, राज्यों को उनके हक नहीं दे रही है और इसके खिलाफ लोगों में बहुत असंतुष्टता है। इसीलिए आप जो नारे देखेंगे कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं, मैं नारों में विश्वास नहीं करता। 2 राज्यों को एक के खिलाफ दूसरे को रखना नहीं चाहिए। पर जो लोगों में गुस्सा है कि राज्यों को अपना हक नहीं मिल रहा है, उस गुस्से की वजह से ये नारे आगे आ रहे हैं, उस गुस्से की वजह से ये डिस्कोर्स बढ़ता जा रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत इम्पोर्टेंट है ग्राउंड लेवल पे। पर आप अगर देखोगे तो सरकार एक ही मुद्दे पे नारे लगा रही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। वो मार्केटिंग एजेंसी बन के रह गए हैं और उनको लगता है कि इन सब मुद्दों को आप हटाकर अगर इस इलेक्शन को हिंदू-मुस्लिम के बारे में बना दो, तो आप जीत सकोगे और यही दुर्भाग्य की बात। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे अगर आपकी पार्टी पावर में आती है, सो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था, लाइक अभी जजमेंट चल रही है कि उस पे कि बहस चल रही है कि सेम सेक्स मैरिज को लेके, लीगल राइट्स को लेकर। सो आपका उस पे क्या कहना है? अगर आपकी पार्टी आती है तो आप उस पे कितनी आवाज़ उठा पाएँगे पार्लियामेंट में या और जगहों पर? तो देखिए पार्लियामेंट में पहली सांसद थी जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, वो थी सुप्रियाताई सुळे। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के पहले, पिटीशन हाई कोर्ट में पहुंचने के पहले हमने 2021 में ये प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया था सांसद में, पर इस गवर्नमेंट ने उसे इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया, डिस्कस नहीं होने दिया। तो अगर आप देखो तो हमारे पार्टी की विचारधारा हमेशा रही है कि वी विल सपोर्ट एलजीबीटीक्यू प्लस राइट्स इन एनी वे शेप और फॉर्म। मैं खुद गया था सुप्रिया ताई के साथ अजीत पवार जी को मिलने, जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट के साथ एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड निर्माण करने के लिए, अलोंग विद प्रिया पाटिल जी जो हमारे पार्टी की एलजीबीटी सेल की अध्यक्षा है। हमारी पार्टी पहली पार्टी है जिसने एक स्टेट वाइड एलजीबीटीक्यू प्लस सेल तैयार किया है और वो प्रिया पाटिल जी 2020 से चला रही है। हमारी पार्टी पहली पार्टी है जिसने अनइक्विवोकल टर्म्स में हमारे 2024 के नेशनल मैनिफेस्टो में सेम सेक्स मैरिज को प्रॉमिस किया है। अभी आप देखिए तो मैरिज ये एक सेंट्रल इशू है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक निर्णय लेना है मैरिज इक्वालिटी पे, पर फिर भी वो कंकरेंट लिस्ट में होने के कारण स्टेट्स को भी उसके बारे में निर्णय लेने का हक है। इसीलिए महाविकास आघाड़ी के स्टेट मैनिफेस्टो में, हमारे महाराष्ट्र मैनिफेस्टो में हमने एक डिमांड की है, हमने एक प्रॉमिस किया है कि लॉ कमीशन के तहत एक कमेटी सेटअप की जाएगी जो सभी कानूनों को एक सक्रिय दिशा से, एक सक्रिय विचारधारा से देखेगी और एक प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ रूल्स एंड लॉज लाएगी महाराष्ट्र में, जिसमें मैरिज इक्वालिटी भी शामिल होगी। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सी व्हाट इज फीजिबल, व्हाट इज पॉसिबल टू ब्रिंग अबाउट मैरिज इक्वालिटी इन महाराष्ट्र। Any plans for to contest elections in future? यार अभी चलने से पहले आप हमें भागने को कह रहे हैं। अभी 3 तो महीने हुए हैं इस पार्टी में हम नेशनल स्पोक्सपर्सन अपॉइंट किए हुए। तो अभी तो काम जारी है, काम बाकी है। ये जो काम शुरू है वो काम करना ज़रूरी है और जनता जनार्दन चाहे तो आगे अगले सालों में हम चुनाव भी लड़ेंगे। पर मुझे ये लगता है कि आज हमें चुनाव लड़ने वालों की ज़रूरत नहीं है। आज हमें ज़रूरत है उनकी जो राजनीति में आके एक
विजन को लेके जो चुनकर आते हैं उन तक पहुँच सके। उनकी मन बदल सके, उनके विचार बदल सके और आज लोगों तक जाकर एक विजन प्रेज़ेंट कर सके और लोगों में उत्साह निर्माण कर सके कि वो चुनाव लड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं 10 लोगों को इंस्पायर करूँ चुनाव लड़ने के लिए, ना कि मैं खुद चुनाव लड़ूँ। क्योंकि मेरे जैसे तो 1-2 ही हैं, पर जो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, उन जैसे हज़ारों लोग हैं, जो आज तक, अभी तक राजनीति में आए नहीं हैं, जिनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है और उनको आज राजनीति में लाना बहुत ज़रूरी है। Thank you, Anish, for joining with us. Best wishes for Maharashtra elections. Thank you very, very Right. much.